हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो अपनी क्लास 12th के सोशोलॉजी के स्टडी एनसीईआरटी विद बी में हम लोग चेंज इन डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी बुक का फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे थे, दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज। अब यहाँ पे हम ऑलरेडी 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं जिसमें हम हाफ चैप्टर कवर कर चुके हैं, तो आपको बेसिक आइडिया चैप्टर में क्या बात कर रहा है, किस टॉपिक की डिस्कशन हो रही है, ये लग चुका है। तो अब हम इसी को आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की, राइट। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग, बेसिक सा मीनिंग तो देखो हमको पता है क्या, और यहाँ पे वो क्या बोल रहा है ये हम वर्ड टू वर्ड देखेंगे। अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरों का बसना, लाइक लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट कर रहे हैं या फिर रूरल एरिया ही ट्रांसफॉर्म होकर अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो रहे हैं। प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है इंडस्ट्री का ज़्यादा से ज़्यादा स्टैब्लिश होना, आपकी कंट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा होना। ठीक है, इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री एक प्लेस है जहां पे आप क्या करते हो, प्रोडक्शन का काम करते हो। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज को बनाना, मीन्स रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस प्रोडक्शन कहलाता है। सो मीनिंग प्रोडक्शन का देखा जाए तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड इज नोन एज प्रोडक्शन, एंड द प्लेस वेयर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक प्लेस इज नोन एज इंडस्ट्री। बड़े पैरामीटर पे जहां पे ये काम होता है हम उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है वो कॉलोनियल टाइम की बोल रहा है। जब ब्रिटिशर यहाँ पे रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखा था, उस टाइम पे हमें एक मेजरली देखा जाए तो हमें अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिल रहा था हमारी कंट्री में। तो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन आज की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो कॉलोनियल एक्सपीरियंस क्या रहा था आपकी उस चैप्टर में, यहाँ पे इस चैप्टर में उस टाइम की बात कर रहा है। तो क्या बोला जा रहा है कॉलोनियल एक्सपीरियंस को लेके? इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू द इमर्जेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन, मतलब मशीन प्रोडक्शन होनी है जैसा कि मैंने बताया, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इनएनिमेट पावर रिसोर्सेज लाइक स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी। क्या यूज करोगे आप? मशीन्स यूज करोगे ना। मशीन कैसे चलेंगी? या तो आप उस समय पे कोयला वगैरह, कोल वगैरह यूज करके स्टीम से चलाते थे, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करके चलाओगे। इन मोस्ट स्टैंडर्ड वेस्टर्न टेक्स्ट बुक ऑफ सोशोलॉजी हम देखेंगे अगर वेस्टर्न बुक में, वी लर्न दैट इवन इन द मोस्ट एडवांस और ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन मोस्ट पीपल वर एंगेज्ड इन वर्किंग ऑन द लैंड। मतलब जो उस समय पे ना मेजरली लोग क्या कर रहे थे? लैंड पे वर्क कर रहे थे, मीन्स एग्रीकल्चर में एंगेज थे। The relatively low level of technological development did not permit more than small minority to be freed from the chores of agriculture production। क्या मतलब है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो था ना वो बहुत कम था, इसी वजह से बहुत सारे लोग एकदम से शिफ्ट होके इस जगह पे नहीं आए थे इंडस्ट्री में। कुछ कुछ लोग ही क्या कर रहे थे? इंडस्ट्री में शिफ्ट हो रहे थे। By contrast, a prime feature of industrial society today is that a large majority of the employed population वर्क इन फैक्ट्री। ज्यादा से ज्यादा लोग आज की डेट में कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिसेज में काम करते हैं और शॉप्स में काम करते हैं, रेदर देन एग्रीकल्चर। तो वो शिफ्ट हमें देखने को मिला। ओवर 90% ऑफ पीपल इन द वेस्ट लिव इन टाउन्स एंड सिटीज में रहते थे लोग, जहां पे बहुत सी जॉब, वेयर मोस्ट ऑफ द जॉब आर टू बी फाउंड एंड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आर क्रिएटेड। नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती थी, बिकॉज रूरल एरिया में जब आप रह रहे हो तो वहां पे ऑप्शन ही बहुत लिमिटेड है काम करने के लिए। एग्रीकल्चर में काम कर लोगे, डेयरी फार्मिंग वगैरह, मतलब बहुत बेसिक डायरेक्ट प्राइमरी सेक्टर का आप काम कर पाओगे। बट जब हम अर्बन एरिया में शिफ्ट हुए, लोग टाउन्स में आने लगे, सिटीज में आके रहने लगे, तो यहाँ पे नई नई अपॉर्चुनिटीज, नई नई काम करने की चीजें देखने को मिली। आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे थे, आप अपनी सर्विसेज दे रहे थे अदर जगह, तो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी लोगों का मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला। Not surprisingly, therefore we usually associate urbanization with industrialization, कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा था वहीं हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखने को मिल रहा था। That's why इन वर्ड्स को क्या साथ में यूज किया गया है। They often do occur together but not always so, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा साथ में होंगे, लेकिन हाँ काफी हद तक हम देख सकते हैं कि एक चीज की वजह से दूसरी चीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब क्या एग्जाम्पल दिया जा रहा है? फॉर इंस्टेंस इन ब्रिटेन की अगर बात की जाए, द फर्स्ट सोसाइटी टू अंडरगो इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज ऑल्सो द अर्लीस्ट टू मूव फ्रॉम बीइंग रूरल टू अ प्रीडोमिनेंटली अर्बन कंट्री। मतलब क्या हो रहा था, जो जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला वहां पे क्या हुआ, रूरल से वो जल्दी से जल्दी अर्बन में कन्वर्ट हो गई। मीन्स वहां पे अर्बनाइजेशन बहुत जल्दी देखने को मिला। क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। क्या बोल रहे हैं अब आगे?
इन 1800 में क्या हुआ था, 20% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन टाउन्स और सिटीज ऑफ मोर देन 10,000 इनहैबिटेंट्स, मतलब 10,000 लोग थे और 20% लोग जो लोग थे वो टाउन और सिटी में जाते थे। लेकिन 1900 तक आते आते ये जो 20% लोग थे ये 74% हो गए, मतलब अब पॉपुलेशन के 74% लोग टाउन और सिटीज में रहने लगे। मीन्स बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हुआ, मतलब 100 साल के गैप में अर्बनाइजेशन कितना हुआ आपको देखने को मिला। कैपिटल सिटी लंडन वॉज होम टू अबाउट 1.1 मिलियन पीपल इन 1800 एंड इट इंक्रीज इन साइज टू अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 7 मिलियन। 1.1 मिलियन से 7 मिलियन लोग यहाँ पे रहने लगे थे बाय द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। हुआ क्या था, देखो लंदन में क्या था ना, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई थी, काम स्टार्ट हो गया था, इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई थी। इंडस्ट्री होगी तो इंडस्ट्री में काम करने के लिए वर्कर चाहिए, जहां पे काम होगा वहीं लोग आके मूव करेंगे तो कुछ लोग खुद सिंगल या फिर अपनी फैमिली के साथ वहीं पे स्टैब्लिश हो जाएंगे। स्टैब्लिश हो गए तो उस पर्टिकुलर जगह की पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ गई। और उस टाइम लंदन में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ओवर क्राउडेड, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा क्राउड हो गया था, क्योंकि एरिया तो लिमिटेड था ना, एरिया लिमिटेड था, धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है, तो वहां पे अब छोटे छोटे घर बना के लोग ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, एरिया बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे उस समय देखने को हमें मिली थी। लंडन वॉज देन बाय फार द लार्जेस्ट सिटी एवर सीन इन द वर्ल्ड, a vast manufacturing, commercial and financial center at the heart of a still expanding British Empire। ब्रिटिश एम्पायर जो कि एक्सपेंड कर रही थी उस टाइम पे लंदन उनका एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था उन्होंने अर्बनाइजेशन का, जो वो बता रही थी कि किस तरीके से इंडस्ट्री से अर्बनाइजेशन लिंक है। क्योंकि इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई, मैन्युफैक्चरिंग होनी स्टार्ट हुई, लेबर की डिमांड बढ़ी, दैट्स वाई लोग मूव हुए और वहां पे अर्बनाइजेशन भी देखने को हमें मिला। यहीं पे आगे क्या कह रहे हैं, इन इंडिया द इम्पैक्ट ऑफ द वेरी सेम ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सम सेक्टर। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो कुछ एरिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। अब इस लाइन का क्या मतलब है, अगर आपको एग्जाम में ये लाइन लिख के आ जाए कि इन इंडिया इम्पैक्ट ऑफ वेरी सेम ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सम सेक्टर, एक्सप्लेन। पहले तो इस लाइन का मतलब समझिए, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, इंडस्ट्री आई ना, फॉर एग्जाम्पल नई नई टेक्निक आ रही थी, मान लो आपको आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट चीजें बनानी थी, जो पहले हैंडीक्राफ्ट के फॉर्म में चलती थी वो अब मशीन से बन रही थी। तो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वहां पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, लोग वहां पे काम छोड़ रहे थे, वहां पे काम नहीं था, डिमांड नहीं था, लॉस बहुत ज्यादा था, उसको छोड़ के लोग टेक्नोलॉजिकल चीजें, मशीनरी का यूज करके प्रोडक्शन कर रहे थे। हैंडलूम की इंडस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ रहा था, बिकॉज उसको ओवर कैप्चर क्या कर रहा था, पावरलूम ओवर कैप्चर कर रहा था। तो एग्जाम्पल लेना ना, हैंडलूम को पावरलूम ने कवर अप कर लिया, उसके बाद आपका जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी मशीन से रिप्लेस हो गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से, नई नई टेक्निक आने की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग के तरीके आने की वजह से कुछ और सेक्टर में चीज़ों की डिमांड में कमी आ रही थी, तो वहां पे क्या देखने को मिल रहा था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बन सकता है, इसको माइंड में रख के चलना है हमें। एंड डिक्लाइन ऑफ ओल्ड अर्बन सेंटर, जस्ट एज मैन्युफैक्चर बूम्ड इन ब्रिटेन, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन एंड सिल्क मैन्युफैक्चर फ्रॉम इंडिया डिक्लाइन। वहां पे जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी तो यहाँ पे से वो चीजें डिक्लाइन हो गई इन द फेस ऑफ मैनचेस्टर कॉम्पिटिशन। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ फर्दर डिक्लाइन ऑफ सिटीज। अब जहां पे काम था, सूरत, मसूलीपट्टनम, यहाँ पे चीजें क्या हो गई, यहाँ पे डिक्लाइन हो गई चीजें। लेकिन बॉम्बे एंड मद्रास ग्रीव कर गया, क्योंकि वहां पे से आपका ट्रेड सेंटर, मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा था उस टाइम पे। When the British took over Indian state towns, like जब इन्होंने और भी जगह धीरे धीरे करके टेक ओवर करा था ना कुछ कुछ एरिया, तो आपका तंजावुर, ढाका, मुर्शिदाबाद, ये सब जब इन्होंने कैप्चर करी, therefore some of their artisan and court gentry इन पे भी इम्पैक्ट पड़ा। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी विद द इंस्टॉलेशन ऑफ, ये जो मैंने आपको बताया, मैकेनाइज, मतलब मशीनरी आ गई थी, तो कुछ टाउन जो थे उनमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हमें यहाँ भी इंक्रीज होती हुई देखने को मिली। अब क्या बोला जा रहा है, अर्बन लग्जरी मैन्युफैक्चरर्स, जो अर्बन लग्जरी की चीजें मैन्युफैक्चर करते थे, लाइक द हाई क्वालिटी सिल्क जो बना रहे थे, कॉटन बना रहे थे ऑफ ढाका और मुर्शिदाबाद, मस्ट हैव बीन हिट फर्स्ट बाय द ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस कोलैप्स ऑफ इंडिजीनियस कोड डिमांड। इन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, क्यों, क्योंकि आपकी जो इंडिया की डिमांड थी, ठीक है, वो बाहर की मार्केट में अब कम हो गई। क्योंकि एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, आप जो हैंडमेड चीजों से बनाओगे, कॉस्ट ज्यादा रखोगे, वहीं बाहर वो मशीन से मिलकर सस्ते में चीज बेची जा रही है, तो क्यों डिमांड की जाएगी। सिमिलर इंडिगो के साथ भी तो हुआ था इंडिया में। इंडिगो की खेती, जब बाहर सिंथेटिक इंडिगो जो था वो आ गया था, तो इंडिया से इंडिगो ब्रिटिशर ने मना कर दिया कि हमें नहीं करवानी खेती, तो उससे इंडिया के फार्मर्स जो थे उन पर इम्पैक्ट पड़ा था। तो इस तरीके से ओवरऑल चीजों का इम्पैक्ट पड़ता था आपके ट्रेड पे, आपकी इकोनॉमी पे भी। तो विलेज क्राफ्ट्स इन द इंटीरियर एंड पर्टिकुलरली इन रीजन्स अदर देन ईस्टर्न इंडिया, while British penetration was earliest and deepest, probably survived much longer, coming to be seriously affected only with the spread of railway। कुछ एरियाज में चीजें
जहाँ पे ब्रिटिशर का स्प्रेड ज़्यादा डीप था वहाँ पे धीरे धीरे मतलब इम्पैक्ट बाद में देखने को मिला जब रेलवे आ गई थी। रेलवे आने का भी, रेलवे ब्रिटिशर ने इसलिए नहीं स्टार्ट करी कि इंडिया का डेवलपमेंट करना था, रेलवे उन्होंने अपने कंफर्ट के लिए स्टार्ट की थी, बिकॉज उनका जो ट्रेड का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसेस होता है, आना जाना सामान लाना ले जाना करना होता है, वो यहाँ पे उनके लिए आसान हो जाए, स्मूथ हो जाए। ठीक है, एज आई इन्फॉर्म की बॉक्स की तो सेपरेट से हम लोग करेंगे ही वीडियो, तो यहाँ पे हम बॉक्स को भी इग्नोर करके यहाँ पे जो चीजें मेंशन है हम वो पढ़ रहे हैं। क्या बोला गया है एक बार देख लेते हैं। Unlike Britain, where the impact of industrialization led to more people moving into the urban area, ब्रिटेन में अर्बनाइजेशन की वजह से ज़्यादा लोग अर्बन एरिया में शिफ्ट कर रहे थे। इंडिया में इनिशियल इम्पैक्ट क्या हुआ, सेम ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो जैसे अभी क्या हुआ, बेस्ट एग्जांपल से समझो, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, आप नॉर्मल क्या देखते थे, लोग रूरल से अर्बन एरिया में मूव करते थे, राइट। माइग्रेशन कैसे होता था, लोग गांव छोड़ के शहर आ रहे हैं, क्यों, पढ़ना है, जॉब चाहिए, मल्टीपल रीजंस थे। लेकिन अभी कोरोना टाइम पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे जॉब जा रही है, काम नहीं है, घर पे बैठना पड़ रहा है, पैसे नहीं है, रेंट कैसे देंगे, चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे, लोग अपने अपने गाँव में वापस चले गए, अपने अपने घरों में वापस चले गए कि एटलीस्ट ये किराया और इतना भारी खर्चा जो यहाँ पे था वो अब निकल तो पा नहीं रहा है पैसा, तो हम वापस घर चलते हैं, वहाँ पे कम से कम कुछ खा तो पाएंगे। तो स्टार्टिंग में इंडिया में यही हुआ, क्योंकि बाहर इंडस्ट्रियलाइजेशन था तो इंडिया के ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ के लोगों के कामों पे इम्पैक्ट पड़ा, तो लोग वापस एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होने लगे थे। तो इंडिया में इनिशियली उल्टा हुआ, इंडिया में लोग अर्बनाइजेशन बाहर की वजह से यहाँ पे लोग रूरल से अर्बन एरिया की तरफ आने लगे थे। कारण पूछे अगर इस चीज का, बहुत डीपली मैं आपको एक एक एग्जांपल देके क्लियर कर रही हूँ, सो दैट यू कैन मेंशन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस तरीके का। तो अब इन बिटवीन द लाइन भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों के पास कंटेंट होना चाहिए टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो सेम इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज्यादा लोग अब एग्रीकल्चर की तरफ आने लगे, और ये चीज सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट से क्लियर कट पता चलती है, सिर्फ बोलने की बात नहीं थी, जो सर्वे हुआ था उससे भी ये चीज पता चलती थी। सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स इन इंडिया हैव ऑफन डिस्कस बोथ द कॉन्ट्राडिक्टरी एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉलोनिज्म। मतलब कॉलोनिज्म के और भी मतलब इम्पैक्ट जो थे, जो कॉलोनिज्म चाहता नहीं था, कैप्चर इस रीजन से करा नहीं था, इंटेंशन नहीं था उस चीज का, लेकिन फिर भी उसका वो इम्पैक्ट जो था वो पड़ा। Comparison have been made between the industrialization in the West and growth of Western middle class with that of Indian experience. West में किस तरीके से उसका इम्पैक्ट पड़ा प्लस इंडिया में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा, तो उसमें कंपैरिजन भी बहुत बार किए गए हैं। ये बॉक्स जो है वो ऐसी एक बात बता रहा है, तो बॉक्स को अभी हम नहीं देख रहे हैं। It also shows how industrialization is not just about new machine based production. इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि नई मशीन आ गई और आपने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नए सोशल ग्रुप, जैसे कार्ल मार्क्स ने बात की थी कि कैपिटलिस्ट ग्रुप और नॉन कैपिटलिस्ट ग्रुप अलग हो गए थे, वर्कर क्लास अलग थी और ओनर क्लास जो आपके थे वो अलग थे। और कार्ल मार्क्स ने तो पूरी थ्योरी दी है कि किस तरीके से ये जो ओनर्स थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वर्कर को, तो इससे नए नए सोशल ग्रुप का फॉर्मेशन भी हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि मशीन आ गई, मशीन प्रोडक्शन एंड ये चीज, हैव और हैव नॉट का कंसेप्ट यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने दिया था कि कुछ लोग हैं जिनके पास चीजें हैं, जिनके पास पावर है, रिसोर्सेज हैं, जो डिसीजन ले पा रहे हैं, जो दूसरे लोगों से काम करा रहे हैं, वहीं कुछ लोग हैं हैव नॉट्स, वर्कर्स, जिनके पास पावर नहीं है, वो एज पर द ओनर्स और उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे इसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और भी बहुत कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का हैव और हैव नॉट ये सब चीजें भी माइंड में रखनी है। तो क्या देखने को मिला, इट इज नॉट जस्ट अबाउट दिस बट इट इज बट ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ द ग्रोथ ऑफ न्यू सोशल ग्रुप इन सोसाइटी एंड न्यू सोशल रिलेशनशिप। इस और अगर दूसरे और शब्दों में बोले, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया आपको, यहाँ पे खैर इतना कार्ल मार्क्स का भी कुछ बताया नहीं है। इन अदर वर्ड इट इज अबाउट चेंजेस इन द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से इंडियन सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं। सिटीज हैड द की रोल इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एम्पायर, सिटीज का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कोस्टल सिटीज जो समुद्री एरियाज जो होते हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, इनको ऑलवेज फेवर किया गया क्योंकि भाई ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा ना, कोस्टल एरिया पे हो, ट्रांसपोर्टेशन आसान है। फ्रॉम हेयर प्राइमरी कमोडिटीज कुड बी इजीली एक्सपोर्टेड, आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो और मैन्युफैक्चर गुड को इम्पोर्ट भी कर सकते हो सस्ते में, पैसा नहीं लगेगा ना ज़्यादा क्योंकि पास में एरिया है। और वहीं अगर देखो कोई एरिया बिल्कुल, मान लो हमारा घर जो है बस स्टैंड या कह लो, या मेट्रो स्टेशन कह लो, या रेलवे स्टेशन कह लो, एयरपोर्ट कह लो, उससे पास में है, तो फटाफट से आसानी से आप लोग आना जाना कर सकते हो। वहीं थोड़ा दूर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेशन से उतरने के बाद आपको एक और व्हीकल लेना पड़ेगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज करना पड़ेगा अपने डेस्टिनेशन एरिया तक पहुंचने के लिए, तो उसमें पैसे लगेंगे ना। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि जो एरिया पास होंगे वहाँ पे ट्रेड, वहाँ से चीज़ें अगर होंगी तो वो बेटर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा आपके लिए, बेटर इन द सेंस इकोनॉमिक टर्म में बेटर पड़ेगा। Colonial cities were the prime link between the economic center or core in Britain and periphery or margins in the colonized area.
अब जो कॉलोनियल सिटीज़ थी वो तो लिंक ही होंगी ना, जिनको इन्होंने कैप्चर कर रखा है वहीं पे ही अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करवा पाएंगे, वहीं पे अपने रूल्स चला पाएंगे, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता था. Cities in this sense were the concrete expression of the global capitalism. In British India, for example, Bombay was planned. ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, बॉम्बे को प्लान करा, रीडेवलप्ड करा, सो दैट बाय 1900 ओवर 3/4 ऑफ इंडिया रॉ कॉटन वर शिप्ड थ्रू द सिटी. मैंने भी आपको एक रेलवे का एग्जांपल दिया था ना, वाई ये रेलवे वाला काम किया गया था अभी बताया, सो दैट इनके लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आसान हो जाए, क्योंकि इन्हें आपके यहाँ से कच्चा माल लेके जाना है, बाहर बना के आपके यहाँ पे उसको बेचना है. तो दैट्स वाई ये लोग चीज़ों को क्या कर रहे थे, प्लान रीप्लान एज पर देयर नीड्स, एज पर देयर डिमांड ये चीज़ें कर रहे थे, और एज पर देयर बेनिफिट ये काम कर रहे थे. तो बॉम्बे को प्लान किया गया, रीप्लान किया गया, सो दैट इंडिया के कॉटन को आप क्या कर सको, शिप मतलब बाहर एक्सपोर्ट कर सको. कैलकाटा एक्सपोर्टेड जूट टू, मतलब अब कौन कौन से एरियाज क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर के बेनिफिट के लिए, ये यहाँ पे बताया गया है. ठीक है, मद्रास, कैलकाटा से जूट जा रहा है, मद्रास से कॉफी, शुगर, इंडिगो, डाइज एंड कॉटन जा रही है ब्रिटेन में. तो ये सब चीजें, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ का कंसेप्ट दादा भाई नौरोजी ने बाद में दिया था, तो इसीलिए तो दिया था. ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ मतलब इंडिया की जितनी भी वेल्थ है, इंडिया जितना भी जो है अर्न कर रहा है, वो सब ड्रेन में जा रहा है, मतलब नाले में बह रहा है. नाला इन द सेंस, ड्रेन इन द सेंस कि ब्रिटेन में जा रहा है, कि आप यहाँ से सस्ते में ले जाके बाहर क्या कर रहे हो, उसको बना रहे हो, बेच रहे हो, और हमारी ही कंट्री में लाके फिर उसे महंगे पे क्या कर रहे हो, बेच रहे हो. तो हमें तो डबल टोपी घुमाई जा रही थी ना यहाँ पे. ठीक है, तो अर्बनाइजेशन इन द कॉलोनियल पीरियड सॉ द डिक्लाइन ऑफ सम अर्लियर अर्बन सेंटर, पुराने अर्बन सेंटर पे डाउन आया और नई नई कॉलोनियल सिटीज हमें फॉर्म होती हुई देखने को मिली. कोलकाता इनमें से एक सिटी का एग्जाम्पल है. 1690 एक इंग्लिश मर्चेंट थे जिनका नाम जॉब चार्नोक था, उन्होंने अरेंज करे, देखो क्या था, कोलकाता पहले से कलकत्ता नहीं था, इसको क्या करा, 3 विलेजेस को मिला के इसको बनाया गया. अब ये 3 विलेजेस के नाम कोई ऑप्शन नहीं है, याद करना पड़ेगा. किसने फॉर्म किया, जॉब चार्नक ने किया. जॉब चार्नक कौन थे, एक मर्चेंट थे. तो 3 विलेज थे, कोलिकता, गोविंदपुरम एंड सुतानुती. ये 3 विलेज इन्होंने मिलाया और इनको मिला के एक सिटी बना दी, जिसका क्या नाम दिया, कोलकाता नाम दिया. रिवर हुगली के साइड में थी, और यहाँ पे एक ट्रेडिंग पोस्ट जो था सेटअप कर दिया, और यहाँ पे एक फोर्ट भी बनाया गया 1698 में जाके, फोर्ट विलियम. ठीक है, 1690 में तीनों को मिला के कोलकाता बनाया, देन 1698 में यहाँ पे एक फोर्ट बनाया, फोर्ट विलियम. और वो क्या बनाया गया था, डिफेंसिव पर्पस के लिए, कोई अटैक ना कर दे. ये क्या करते थे, एक वर्ड है बाड़ेबंदी, कि आप क्या करवाते थे, आप उसको पूरे तरीके से जो आपका फोर्ट होता है ना, उसको दीवारें खड़ी करवा देते उसको चारों तरफ से. क्यों, क्योंकि ये लोग कहते थे कि हमें परमिशन दो ये करवाने की हमारे इंडियन रूलर से, कि आपके यहाँ से कोई भी बाहर से लोकल पीपल आते हैं, हम पे अटैक करते हैं, हमारा सामान वगैरह सब ले जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो यहाँ पे क्या बोला गया कि हम लोगों को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, हमें डिफेंस चाहिए, कि हम इस फोर्ट को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सके, कवर कर सके. तो डिफेंसिव पर्पज के लिए परमिशन लेके ये लोग ये काम करवाते थे. तो यही कोलिकता, गोविंदपुरम, सुतानुती 3 को मिक्स करके क्या कराया, जॉब चार्नोक ने 1690 में कोलकाता को फॉर्म किया, एंड देन 1698 में यहाँ पे फोर्ट विलियम जो ये फोर्ट था ये स्टैब्लिश किया गया. ठीक है, किसके, डिफेंसिव पर्पस के लिए, और ओपन एरिया क्लियर किया गया कि मिलिट्री अरेंजमेंट रहेंगी, हमारे यहाँ के लोग इसको प्रोटेक्ट करेंगे. और फोर्ट एंड द ओपन एरिया, जिसको मैदान बोलते हैं, फॉर्म द कोर ऑफ द सिटी दैट इमर्ज रेदर रैपिडली. क्लियर. तो यहाँ पे हमें ट्रेड, सिटीज, अर्बनाइजेशन का बाहर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, और वो यहाँ पे किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रही थी, किस तरीके से वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉज कर रहा था, ये हमने देखा. किस तरीके से इनिशियल एरा में इंडिया में अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन में शिफ्टिंग हमें देखने को नहीं मिल रही थी, हमें देखने को मिल रहा था लोग अर्बन एरिया से रूरल एरिया में आ रहे हैं. वाई दिस इज हैपनिंग, ये भी हमने देखा. कोलकाता को क्यों फॉर्म करा गया, कैसे फॉर्म करा गया, ये हमने देखा. इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर के बारे में आपसे लिखने को आए तो आपके पास कंटेंट है लिखने के लिए, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना. ये चीज़ें तो माइंड में हमें रखनी पड़ेगी. ये नाम, विलेजेस के नाम, जॉब चार्नोक का नाम, 1690 और 1698 ईयर, सो कीप दिस इन माइंड. क्लियर. सो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा. अच्छा, अब आप मुझे यहाँ पे मैंने आपको कैलकाटा का यहाँ फोर्ट विलियम बुक में लिखा हुआ है ना, आप लोग मुझे बताएंगे कि बॉम्बे में कौन सा फोर्ट था. बॉम्बे के फोर्ट का नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे. ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया, सो दैट आई विल बी एबल टू नो कि कितने बच्चे हैं जो पूरी वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं. और अगर वीडियो से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट आई विल कीप ऑन मेकिंग दिस वीडियो. ठीक है, वीडियो कम आ रही है, टाइम गैप पे आ रही है, देयर इज सम पर्सनल रीजन. ठीक है, वो भी जल्दी पता चल जाएगा आपको, सो दैट्स वाई थोड़ा सा गैप है. आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के चैप्टर कंप्लीट करवा दूँ, कि आप लोगों का एग्जाम जो है
वो आने वाले हैं, प्लस बोर्ड तो होंगे ही होंगे, और जहाँ तक चांसेस हैं कि कोरोना के मैटर डाउन हो गए तो बोर्ड ऑफलाइन होने के ही चांसेस हैं। तो अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन रखनी है। बाकी जो सीबीएसई ने टर्म 2 का पेपर रिलीज़ करा है, आई ट्राई कि मैं आप लोगों को वो पूरा पेपर सॉल्व करवा दूँ, सो दैट बेसिक प्रैक्टिस उससे भी हमारी हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट ने जिन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं, मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी उनके भी आंसर फॉर्मेट में या उनको बेसिक समझाने की आप लोगों को। ओके, बाकी अपने डाउट आप लोग यहाँ पे भेज सकते हैं, प्लस इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने डाउट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।